लेट्स स्टार्ट आवर MCQ। हमारा फर्स्ट MCQ क्या है, मतलब 15, हमने 15 अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेट अ मिनट, इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली। शायद हमने ये 15th क्वेश्चन अपने पिछले लेक्चर्स में देख लिया था। इसमें हमें अपने क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें, व्हेन प्राइस इलेसिटी ऑफ डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इज कैलकुलेटेड। ठीक है, जब हम किसी नॉर्मल गुड्स का प्राइस इलेसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा कैसा होता है। ठीक है, वैल्यू हमेशा हम किस में काउंट करते हैं, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, कांस्टेंट होता है, या ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, मतलब अगर डिमांड और प्राइस में अगर हम उसकी इलेसिटी चेक करते हैं, तो जब हम नॉर्मल गुड्स में ये काम करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, कांस्टेंट होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। ओके, इसलिए हमेशा क्या होता है, जब प्राइस इलेसिटी नॉर्मल गुड्स की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्राइस इलेसिटी ऑफ डिमांड निगेटिव होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्यों होता है, तो इसका सॉल्यूशन हम एक बार नीचे पढ़ लेते हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन हमें क्या बोल रहा है, व्हेन प्राइस इलेसिटी ऑफ डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इज कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, तो वैल्यू क्या होती है, हमेशा निगेटिव होती है। द PED, price elasticity of demand in the percentage change in quantity demanded in response to an 1% change in price। ठीक है, इसमें क्या होता है, परसेंटेज अगर प्राइस में चेंज आएगा तो उतना ही परसेंटेज क्या, मतलब उतना ही उतना कुछ परसेंटेज हमारे डिमांड में भी चेंज आएगा। द PED कोफिशिएंट इज़ यूजुअली निगेटिव। इसलिए जो अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घटेगी, अगर डिमांड घट रही है तो क्या हो जाएगी, मतलब प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, और प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ेगा, इसलिए इसके रिलेशन को हम निगेटिव बताते हैं। ऑल द इकोनॉमिक्स ऑफन इग्नोर द साइन डिमांड फॉर अ गुड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक फॉर द PED कोफिशिएंट इज लेस देन और इन एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, वही बोल रहा है कि इन दोनों में जो भी प्राइस इलेसिटी अगर हम नॉर्मल गुड्स में काउंट करते हैं तो उनका क्या आ जाता है, रिलेशन निगेटिव आता है। हेंस ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है, इसका आंसर हमें नेक्स्ट स्लाइड में दिया है, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, इफ़ द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी इज़ इन इलास्टिक। अगर कोई पर्टिकुलर कॉमोडिटी है, ठीक है, और इसकी डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस। ठीक है, उसकी प्राइस को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसका डिमांड इन इलास्टिक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम उसकी प्राइस को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंज्यूमर ऑफ द कॉमोडिटी टू। तो उसके टोटल एक्सपेंडिचर पे कंज्यूमर के क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है, सेम होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या अबव, या सारे होंगे। ठीक है, इन चारों में से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन आप लोगों को भी पता होगा, वैसे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर इसकी इन इलास्टिक है, ठीक है, इन इलास्टिक केस में अगर उसकी प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, यहाँ पे यही बोला गया ना, प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, तो उसकी टोटल रिवेन्यू भी क्या होगा, एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, हेंस ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। ओके, यहाँ पे इसका ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। इसका हम लोग सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इफ़ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इन इलास्टिक एंड इंक्रीज इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ अ कमोडिटी टू इंक्रीज। ठीक है, अगर उसकी डिमांड कमोडिटी की इन इलास्टिक है तो अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो कंज्यूमर की टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगी, बढ़ेगी। When demand is inelastic, a fall in the price of commodity leads to fall in total expenditure। ठीक है, अगर प्राइस किसी भी चीज़ की डिमांड इनइलास्टिक है तो अगर उसकी प्राइस घट रही है तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, घटेगा। और उसी के दूसरे साइड, ऑन द अदर हैंड, व्हेन प्राइस इंक्रीजेज टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज। उसी के दूसरे तरफ क्या बात की गई, अगर प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन डिमांड उसकी क्या होनी चाहिए, इनइलास्टिक होनी चाहिए। आपको अगर इसके पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। हमने उसमें पूरा अच्छे से इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन वन, लेस देन वन को क्या किया है, डिस्क्राइब विथ एग्जाम्पल एंड विथ चार्ट के साथ हमने इसको कवर किया हुआ है। ठीक है,
आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द मोनोपोलिस्ट। ठीक है, ऐसा कौन सा इनमें से कंडीशन है जो मोनोपोलिस्ट के लिए इक्विलिब्रियम स्टेज होता है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए, इन चार में से बताना है। एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, एम सी इज इक्वल्स टू ए आर, एम आर इज इक्वल्स टू एम सी इज इक्वल्स टू प्राइस, ए सी। तो इसका ऑप्शन आप सबको पता होगा, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू एम सी। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। जब ये होता है तो वो मोनोपोलिस्ट के लिए क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज होता है। हैंस ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। इसका हम लोग एक बार क्या पढ़ लेते हैं, सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या हमें बोलता है, सॉल्यूशन हमें बोल रहा है एम आर इज इक्वल्स टू एम सी इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द मोनोपोलिस्ट। द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन मोनोपोली आर द सेम एज दोज अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू, वही चीज़ है। ठीक है, इक्विलिब्रियम होता है मोनोपोली के लिए, ठीक है, एज द सेम एज दोज अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जैसा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है जब एम सी इज इक्वल्स टू एम आर होता है। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है इन केस ऑफ मोनोपोली, वेट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है इन केस ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली के केस में, इन केस ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली के केस में क्या होता है। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, शायद मुझे इसको ऊपर करना पड़ेगा, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये देखो। अब हम करते हैं ना, मोनोपोली के केस में क्या होता है, ये चार आपको तरीके बताए गए हैं। ठीक है, ये चार दिया है, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। मार्जिनल रिवेन्यू कर्व ऑलवेज स्लोप्स अपवर्ड, टोटल रिवेन्यू कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड। मार्जिनल रिवेन्यू का जो कर्व है वो हमेशा अपवर्ड होता है, या टोटल रिवेन्यू का कर्व जो है वो हमेशा अपवर्ड होता है। मार्जिनल रिवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू, जो मार्जिनल रिवेन्यू हमारा वो हमेशा एवरेज रिवेन्यू के बराबर होता है। मोनोपोली में पूछ रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मार्जिनल रिवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन एवरेज रिवेन्यू, या मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो हमारा एवरेज रिवेन्यू से हमेशा कम होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो एवरेज रिवेन्यू से हमेशा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन हमें क्या बोलता है, इन केस ऑफ मोनोपोली मार्जिनल रिवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन एवरेज रिवेन्यू। ठीक है, मोनोपोली में क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू हमेशा एवरेज रिवेन्यू से कम होता है। अ मोनोपोलिस्ट मार्जिनल रिवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, मोनोपोलिस्ट क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू जो होता है वो हमेशा प्राइस ऑफ द गुड्स के या तो कम होता है या तो इक्वल होता है। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू द फर्म रिसीव्स फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू वो रिवेन्यू होता है जो एक फर्म कमाता है हर एक एडिशनल यूनिट के साथ। ठीक है, तो इसलिए उस केस में क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, उस गुड्स के या तो कम होगा या तो उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। 20 हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बोलता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इज ऑलवेज। जो इनकम इलास्टिसिटी होती है हमारी, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम नॉर्मल गुड्स के केस में हमेशा क्या होती है। ठीक है, 1 होती है, नेगेटिव होती है, मोर देन 1 होती है, पॉजिटिव होती है। तो इन 1 होता नहीं है, नेगेटिव होता नहीं है, मोर देन 1 नहीं होता है। तो हमें इसका आंसर पता है, वो हमेशा क्या होती है, नॉर्मल गुड्स में वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर इनकम बढ़ेगी तो हम नॉर्मल गुड्स भी ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स के केस में निगेटिव होता था, तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा, पॉजिटिव। हेंस ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम लोग इसका एक बार सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन हमें क्या बोलता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। The positive income elasticity of demand is associated with normal goods. An increase in income will lead to rise in demand, जो मैंने समझाया। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी नॉर्मल गुड्स के केस में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन बनाता है। ठीक है, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम नॉर्मल गुड्स भी ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, अगर हम कुछ ख़राब गुड्स खरीदे तो हमारी क्या है, अब थोड़ी सी हम इनकम ज़्यादा करने लगे हैं तो हम अच्छा गुड्स भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 21 हमारा बोलता है इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन इट्स प्राइस, ठीक है, इफ रिगार्डलेस, वेट अ मिनट, ज़्यादा ऊपर हो गया, if regardless of change in its price the quantity demanded of a commodity remains unchanged, ठीक है, अगर प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन उसके जो डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, वो अनचेंज है, देन द डिमांड कर्व फॉर द कॉमोडिटी विल बी, तो उस कॉमोडिटी का डिमांड कर्व क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, निगेटिवली, उस केस में उनका डिमांड क्या होगा? वर्टिकल होगा, ठीक है, उसकी प्राइस से चेंज हो रहे हैं लेकिन उसके डिमांड पे क्या हो रहा है? कोई भी असर नहीं हो रहा है, ठीक है, डिमांड उतना ही है, देखो ये क्या होगा? वर्टिकल होगा, ठीक है, ये डिमांड इतना ही रहेगा भले प्राइस चाहे जितना भी हो, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा वर्टिकल, ओके। हेंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम लोग इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, हेंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बार हम लोग इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन इट्स प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स अनचेंज देन द डिमांड कर्व फॉर द कमोडिटी विल बी वर्टिकल, ठीक है, उसके प्राइस में चाहे जितना भी चेंज हो, उसके क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो उसका डिमांड कर्व क्या होगा? वर्टिकल होगा, ठीक है, इस केस में हम लोग ऐसा डिमांड कर्व बनाते हैं, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, ओके, इस केस में हम लोग ऐसा डिमांड कर्व बनाते हैं, हेंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये हमारा सही सॉल्यूशन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है द सिचुएशन ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, द सिचुएशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज क्रिएटेड बाय, जो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन कंपटीशन क्रिएट किया होता है, वो सिचुएशन किसने क्रिएट किया होता है, ठीक है, किसके थ्रू वो सिचुएशन क्रिएट किया जाता है? स्मॉलर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ए कमोडिटी, यस ये तो होते ही हैं हमारे, ठीक है, लैक ऑफ होमोजिनिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, उनके प्रोडक्ट एक जैसे नहीं होते, होमोजिनिटी कम होती है, अलग अलग प्रोड्यूस फर्म्स अलग अलग चीज़ें बनाती हैं, ठीक है, इम्परफेक्शन ऑफ द मार्केट फॉर दैट प्रोडक्ट, ठीक है, मार्केट पूरा परफेक्ट नहीं होता, इम्परफेक्ट होता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के लिए, या ऑल ऑफ द अबव, तो हमारे ये तीनों ही पॉइंट होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ठीक है, ये तीनों ही पॉइंट एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, हेंस ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, ओके। हम लोग इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन हमें क्या बोलता है? The situation of monopolistic competition is created by small number of producers for a commodity, lack of homogeneity of the product produced by different from and imperfection of the market for that product, ठीक है, ये सिचुएशन ये तीनों से मिलके क्या होती है? क्रिएट होती है कि उसके क्या होंगे? स्मॉल नंबर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स होंगे, उनकी होमोजिनिटी नहीं होगी एक जैसी, और सबको क्या होगा? मार्केट क्या होगा? इम्परफेक्ट होगा उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, परफेक्ट मार्केट नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, इन केस ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट, यहाँ परफेक्ट कंपटीशन का बताया है, उसमें क्या होता है, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको सही आंसर क्या करना है? बताना है, ये सही आंसर क्या है? वेट अ मिनट, इसमें से सही आंसर क्या है? ओके, तो पहला क्या है? मार्जिनल रिवेन्यू कर्व्स ऑलवेज अपवर्ड, जो मार्जिनल रिवेन्यू का कर्व है वो हमेशा ऊपर रहता है, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड, या जो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू का कर्व है वो हमेशा नीचे रहता है, या मार्जिनल रिवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू, जो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू वो हमेशा एवरेज रिवेन्यू के बराबर होता है, मार्जिनल रिवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन एवरेज रिवेन्यू, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? जो मार्जिनल रिवेन्यू होता है वो हमेशा एवरेज रिवेन्यू के बराबर होता है, ठीक है, एम आर इज इक्वल्स टू ए आर, ठीक है, ये होता है हमारा सॉल्यूशन। मार्जिनल रिवेन्यू जो हमारा होता है, मार्जिनल रिवेन्यू जो हमारा होता है वो हमेशा एवरेज रिवेन्यू के बराबर होता है, हेंस ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। एक बार हम लोग आंसर देख लेते हैं, देखिए ऑप्शन
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट, मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू। They coincide because marginal revenue is equal to average revenue. At every output quantity, the equality between marginal revenue and average revenue is the result of perfect competition. ठीक है, हर लेवल ऑफ आउटपुट के साथ मार्जिनल रिवेन्यू और जो एवरेज रिवेन्यू है वो हमारा क्या होता है, बराबर ही होता है। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमेशा MR और AR क्या होता है, बराबर ही होता है। ठीक है, हेंस ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताता है डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ। डिमांड का मेन डिमांड किस चीज़ का फंक्शन है, ठीक है, मतलब क्या मेन इसके पे मेन फंक्शन इसका क्या है, प्राइस पे, क्वांटिटी पे, सप्लाई पे, नन ऑफ द अबव पे। तो हम लोग सब लोग जानते हैं प्राइस पे जब भी कोई असर आता है तो हमारा डिमांड उस पर क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वांटिटी नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, हेंस ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ओके, इसका हम लोग एक बार सॉल्यूशन भी देखेंगे। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज इन द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी, वाइल द डिक्रीज इन प्राइस इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अगर प्राइस किसी चीज़ की बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी क्या हो जाती है, डिमांड घट जाती है। इसीलिए डिमांड क्या होता है, प्राइस का एक फंक्शन होता है। प्राइस में जैसे चेंजेस आएंगे उस हिसाब से क्या होता है, डिमांड अपना फंक्शन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है द बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज द। जो बजट लाइन होती है हम उसको और भी किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो आइसो यूटिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन, आइसो क्वांट या कंजप्शन पॉसिबिलिटी लाइन। तो इसको हम लोग कंजप्शन पॉसिबिलिटी लाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बजट लाइन को हम लोग कंजप्शन पॉसिबिलिटी लाइन भी बोलते हैं। आइसो यूटिलिटी नहीं होता, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन नहीं होता, आइसो क्वांट नहीं होता। ठीक है, कंजप्शन पॉसिबिलिटी लाइन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। हेंस ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। हम लोग इसका एक बार सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, द बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज द कंजप्शन पॉसिबिलिटी लाइन। द CPF कंजप्शन पॉसिबिलिटी, CPF और कंजप्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर इज द बजट लाइन कंस्ट्रेंट वेयर पार्टिसिपेंट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड कैन कंज्यूम। ठीक है, इसको एक लोग कंजप्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे क्या होता है, ये एक बजट कंस्ट्रेंट होता है जहाँ पे जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं वो आके क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं और या इन्वेस्ट करते हैं, तो उस हिसाब से हमें पता चलता है। ठीक है, लोगों ने कितना कंज्यूम किया था, एक हम लोग पॉसिबल लाइन बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कंजप्शन पॉसिबिलिटी लाइन या बजट लाइन। हेंस ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इम्प्लाइज दैट द मोनोपोलिस्ट चार्जेस different price of its commodity. Discriminating monopoly implies that the monopolist is charge different price for the commodity. इसका आंसर पूछ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, अगर मोनोपोली में कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो मोनोपोलिस्ट है वो डिफरेंट प्राइस अपने अलग अलग डिफरेंट अपने कमोडिटी के वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्राइस रख रहे हैं, तो फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर, हाँ हो सकता है वो लोग क्या चार्ज ले रहे हो, अगर कोई रिच है तो उससे उस हिसाब से पैसे ले रहे हो, कोई बैगर है तो कोई उस हिसाब से। फॉर डिफरेंट यूजेस, अगर कोई क्या कर रहा है, कुछ अलग यूज़ के लिए ले रहा है, कुछ उसको महंगे यूज़ के लिए ले रहा है तो उसको महंगे दाम पे बेचेंगे। एट डिफरेंट प्लेसेस, वो अलग अलग प्लेसेस पे शायद अलग अलग दाम पे बेच रहे हो। तो ये तीनों ही पॉइंट हो सकता है, इसलिए इसका आंसर है एनी ऑफ द अबव। ठीक है, इन सब में से कोई भी केस हो सकता है, हेंस ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या बोला गया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एनी ऑफ द अबव। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी क्या हो सकता है, केस इम्प्लाई हो सकता है। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इम्प्लाइज दैट द मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइस ऑफ इट्स कमोडिटी फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर फॉर डिफरेंट यूजर्स एंड डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, लोग मोनोपोलिस्ट क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे उसकी चार्ज अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग लोगों से उसके चार्ज अलग अलग कर सकते हैं, या अलग अलग प्लेसेस पे उसके चार्ज अलग कर सकते हैं, या लोग उसके अलग अलग यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से वो अपने चार्जेस क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी बोला गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है,
द मेजर डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में मेजर डिफरेंस पूछा है, मतलब सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी डिफरेंस क्या होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फर्म्स का डिफरेंस होता है, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, रेट ऑफ प्रॉफिट या फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। तो ये उसका सबसे मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है। नंबर ऑफ फर्म्स माइनर है, ये भी माइनर है, ये भी माइनर और सेम ही है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है। उनके प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होते हैं, हेंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन हमारा क्या है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन perfect competition and monopolistic competition is differentiated product. Product differentiation or simply differentiation is the process of distinguishing a product or services from others to make it more attractive to a particular target market. This involves differentiating it from competitors' product as well as the from owns product, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए, एक कंपटीशन मार्केट में सर्वाइव करने के लिए अपने प्रोडक्ट को दूसरे से बेहतर बनाते हैं, उसके ओनर से अच्छा बनाते हैं और क्या करते हैं, मार्केट में जाके रीसेल करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ द प्राइस एंड टोटल रिवेन्यू मूव इन द सेम डायरेक्शन। इसमें बोल रहा है अगर प्राइस और जो टोटल रिवेन्यू, ठीक है, प्राइस और टोटल रिवेन्यू जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देन डिमांड इज, तो डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक, इलास्टिक, अनरिलेटेड या इलास्टिक नहीं होगा, अनरिलेटेड नहीं होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगा। उसमें क्या होगा, केस में इनइलास्टिक होगा, ठीक है। अगर टोटल रिवेन्यू और प्राइस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यानी क्या है, वो इनइलास्टिक है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हेंस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है, if price and total revenue moves in same direction देन डिमांड इज इनइलास्टिक, ठीक है। अगर प्राइस और टोटल रिवेन्यू एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे डिमांड जो है हमारी इनइलास्टिक हो जाती है, ठीक है। इफ़ यू डिक्रीज द गुड्स प्राइस अ लार्ज इंक्रीज अकर्स इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर तुम क्या कर रहे हो, प्राइस कम कर रहे हो थोड़ा सा, तो क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, ठीक है। एंड टोटल रिवेन्यू इंक्रीजेज, उस वजह से क्या हो जाएगी, जो टोटल रिवेन्यू है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। हेंस ऑप्शन इज अ राइट आंसर इन इलास्टिक, ओके। इसमें पूछ रहा है हमारा विच वन इज नॉट अजम्पशन ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड एंड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसमें पूछ रहा है इन सब थ्योरी में से कौन सा थ्योरी, एक कौन सा अजम्पशन थ्योरी ऑफ डिमांड का नहीं है, ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड का नहीं और इंडिफरेंस कर्व का नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, वेट अ मिनट, गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंस एज बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ये तो होता है, ठीक है, ये अजम्पशन होता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये भी हमारा अजम्पशन होता है। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, नहीं ये हमारा कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, ये हमारे अजम्पशन नहीं होते हैं, इस मनी में तो चेंजेस आते ही हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें नॉट अजम्पशन पूछा है, तो ये हमारा अजम्पशन नहीं है, तो हेंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक बार हम लोग फोर्थ भी पढ़ेंगे, कंज्यूमर वुड ऑलवेज प्रिफर मोर ऑफ ए पर्टिकुलर गुड टू लेस ऑफ इट, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ठीक है, ये भी हमारा होता है, ठीक है, बस ये नहीं होता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम लोग एक बार इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन हमारा क्या है, constant marginal utility of money is not an assumption of theory of demand based on analysis of indifference curve, ठीक है। जो indifference curve का एनालिसिस करते हुए जो हमारी constant marginal utility of money है वो सेम, ये हमारा assumption नहीं है थ्योरी का, ठीक है। and indifference curve is a graph that shows a combination of two goods that give a customers equal satisfaction and utility thereby making the consumer indifferent, ठीक है, क्योंकि ये जो हमें हमेशा दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताता है, उनकी सेटिस्फैक्शन को बताता है, इसलिए ये हमारा क्या है, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो हमारा अजम्पशन नहीं होता है, हेंस ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल, price discrimination will be profitable
ओनली ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट मार्केट इनटू विच द टोटल मार्केट हैज़ बीन डिवाइडेड इज। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन डिस्क्रिमिनेशन इसमें बोल रहा है तभी प्रॉफिटेबल होता है कि जो हमारे डिफरेंट मार्केट्स होते हैं, जो टोटल मार्केट्स में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है टोटल मार्केट हैज़ बीन डिवाइडेड इज, तो टोटल मार्केट को हम किस में डिवाइड करेंगे, यूनिफॉर्म, डिफरेंट, लेस या ज़ीरो। ठीक है, इसमें से आपको आंसर देना है। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट। जब हम डिफरेंट डिफरेंट में बांटेंगे तो क्या होगा, हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन प्राइस होगा वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। हेंस ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। हम लोग इसका एक बार सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन हमें क्या बताता है, इसका सॉल्यूशन हमें बताता है price discrimination will be profitable only if the elasticity of demand in different market into which the total market has been divided is different। ठीक है, तभी हमें प्रॉफिटेबल होता है अगर हम टोटल मार्केट को अलग अलग डिफरेंट मार्केट्स में क्या कर सके, डिवाइड कर सके। हैंस ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन प्राइस। मार्जिनल रिवेन्यू जो है हमारा वो हमेशा प्राइस से कम होता है एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट इन। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका पूछ रहा है जो मार्जिनल रिवेन्यू वो हमेशा किस केस में कम होता है, आउटपुट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट में कम होता है किस केस में, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, ए बी दोनों में, या नन ऑफ द। तो ये हमारा हमेशा मोनोपोली में होता है। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू हमेशा कम होता है। ठीक है, ये हमारा ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट पे हमारा मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, वो कम ही होता है। तो ये हमारा मोनोपोली में होता है। हेंस ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। इसका हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन हमें क्या बताता है, इसका सॉल्यूशन हमें बताता है मार्जिनल रिवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन प्राइस एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट इन मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली में ही ऐसा होता है कि हर लेवल ऑफ आउटपुट के साथ क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू कम होता है। अ मोनोपोलिस्ट मार्जिनल रिवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द प्राइस ऑफ ए गुड्स। ठीक है, मोनोपोलिस्ट में क्या होता है, जो हमेशा मार्जिनल रिवेन्यू होता है वो तो गुड्स के इक्वल होता है या तो उससे कम होता है। मार्जिनल रिवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू इन द फर्म्स रिसीव फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। मार्जिनल रिवेन्यू जो हमारा होता है वो रिवेन्यू होता है जो फर्म रिसीव करती है हर लेवल ऑफ आउटपुट से। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है। ठीक है, चेंज इन प्राइस कॉज बाय चेंज इन डिमांड, नहीं ये तो नहीं होता। प्राइस डिमांड के बदलने से प्राइस को चेंज वो नहीं करता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्स, नहीं ये भी नहीं करता है। द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंजेस, प्राइस में चेंज होने की वजह से कितना डिमांड पे इफेक्ट आया ये चेक करता है। हेंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ सेल्स एट गिवन प्राइस, नहीं ये भी नहीं डिटरमाइन करता। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, इसका हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन क्या है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना चेंज आया ये हमेशा ये स्टडी करता है। डिमांड इज इन इलास्टिक इफ डज नॉट रिस्पॉन्ड मच टू प्राइस चेंजेस। डिमांड क्या होती है उस केस में इन इलास्टिक होती है जब वो प्राइस के चेंज होने से ज़्यादा क्या होता है, रिस्पॉन्स नहीं करता है। एंड इलास्टिक इफ डिमांड चेंजेस अ लॉट व्हेन द प्राइस चेंज, और वो इलास्टिक होता है किस केस में, जब डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होता है लेकिन प्राइस थोड़ा कम ही चेंज होता है। नेसेसिटीज टेंड टू हैव इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, नेसेसिटीज़ के केस में क्या होता है, इन इलास्टिक डिमांड होता है। ठीक है, हेंस ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ये अगर आपको इलास्टिक इन इलास्टिक अगर ये सब आपको पढ़ना है तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है विथ एग्जाम्पल विथ बार ग्राफ। ओके, आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज। ठीक है, दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशंस का इलास्टिसिटी क्या होता है ये पूछ रहा है। ज़ीरो होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, लेस देन इन्फिनिटी होता है या इन्फिनिटी। तो जब दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशंस का अगर हम इलास्टिसिटी निकालते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इन्फिनिटी आपको पता होगा ना, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, हेंस ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। इसका हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है,
The elasticity of substitution between two perfect substitution is infinity. Elasticity of factor substitution can take any value from 0 to infinity, always being positive. ठीक है, अगर हम substitutions का क्या करते हैं, elasticity निकालते हैं, तो वो 0 से लेके infinity तक कोई भी numbers हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है. इसलिए ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. इन सब में से पूछा है कौन सा परफेक्ट कॉम्पिटिशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ही. ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा. द डिमांड कर्व ऑफ फर्म इज हॉरिजॉन्टल, ये भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये भी नहीं होगा. द मार्जिनल रिवेन्यू कर्व इज हॉरिजॉन्टल, यस, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ये भी होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए ये भी नहीं होगा. एन इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. ठीक है, कोई भी, क्योंकि पर्टिकुलर फर्म या इंडस्ट्री एक प्राइस कंट्रोल नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्राइस टेकर होती हैं. ठीक है, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसलिए इट इज़ अ राइट आंसर. हैंस ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर. ओके, यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है हमारा, ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर. और हम लोग एक बार इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे. इसका सॉल्यूशन हमें क्या बोल रहा है, एन इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राइस परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ठीक है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. ऑल गुड्स इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स आर कंसिडर्ड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक फॉर ईच ऑफ द स्मॉल इंडिविजुअल फर्म दैट पार्टिसिपेट इन द मार्केट. These firms are price takers. If one firm tried to raise its price, there would be no demand for that firm's product. ठीक है, वही सेम चीज़ कर रहा है, ये लोग प्राइस टेकर होते हैं. मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसी पे इनको अपने गुड्स सेल करने होंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे क्या है, एक गुड्स के बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस अवेलेबल है. ठीक है, अगर एक फर्म अपने प्राइस बढ़ाएगा तो उस फर्म से कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, बल्कि तुरंत दूसरे फर्म के पास चला जाएगा अपना गुड्स खरीदने के लिए. इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है, क्योंकि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं. वो मार्केट डिसाइड करती है कि किस प्राइस पे उनको क्या प्रोडक्ट देना होता है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेन मार्जिनल रिवेन्यू इज जीरो. अगर मार्जिनल रिवेन्यू जीरो है तो टोटल रिवेन्यू क्या होगा. अभी हमने पढ़ा था मार्जिनल रिवेन्यू जब जीरो होता है तो टोटल रिवेन्यू हमारा क्या होता है, आपको बताना है. ठीक है, टोटल रिवेन्यू हमारा क्या होता है, मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो या डिक्रीजिंग. तो ऑफकोर्स मिनिमम नहीं होता, जीरो नहीं होता और डिक्रीजिंग नहीं होता. उस टाइम वो क्या होता है, अपने मैक्सिमम पे होता है. हैंस ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर. ओके, हम लोग इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे. इसका सॉल्यूशन क्या है, व्हेन मार्जिनल रिवेन्यू इज जीरो, टोटल रिवेन्यू इज मैक्सिमम. जब हमारा मार्जिनल रिवेन्यू जीरो होता है तो हमारा जो टोटल रिवेन्यू होता है वो अपने मैक्सिमम पे होता है. ठीक है, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी एंड प्राइस कैन बी डिटरमाइंड बाय सेटिंग marginal revenue equal to 0 which occurs at the maximum level of output. Marginal revenue equals 0 when the total revenue curves has reached its maximum value. ठीक है, तो इसमें यही बोल रहा है, जब हमारा मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू ज़ीरो होता है तो जो हमारा टोटल रिवेन्यू होता है वो अपने सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे होता है. ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, दैट्स वाई इसका आंसर क्या था, हमारा ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर. और आज की एमसीक्यू सीरीज़ हम यहीं कंप्लीट करते हैं.